हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था, या फिर आप इसे कह सकते हो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के बारे में आज हमें पढ़ना है और कुल मिलाकर इसमें हमें पढ़नी है 5 प्रकार की साम्य अवस्था। भाई रासायनिक प्रक्रम का मतलब तो होता है रासायनिक अभिक्रिया, और ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है अर्थात साम्य अवस्था है वो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में ही देखने को मिलती है, पर ऐसा नहीं है। आपको साम्य अवस्था भौतिक अभिक्रियाओं में भी या भौतिक प्रक्रमों में भी देखने को मिलती है। कैसे मिलती है उसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे ठोस द्रव साम्य अवस्था। हेडिंग नंबर 1 लिखो आप मेरे साथ। हेडिंग नंबर 1 ठोस द्रव साम्य अवस्था। देखो ठोस द्रव साम्य अवस्था के बारे में बात करेंगे। चलो, वैसे तो आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि जब ठोस और द्रव आपस में एक दूसरे में बदल रहे होंगे तो उस समय जो साम्य अवस्था हमें प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे ठोस द्रव साम्य अवस्था। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या कह सकते हो? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मान लो आपके पास एक इस तरह का बंद बर्तन है। बंद बर्तन क्या? थर्मस फ्लास्क है। मान लो हमारे पास एक इस तरह का थर्मस फ्लास्क है। चलो मैं इसे 2 लेयर वाला बनाता हूँ जिससे इसके बीच में इंसुलेटर भी भरा जा सके। ये ऐसा ही तो होता है थर्मस। इसके बीच में यहाँ क्या भरा हुआ है? इंसुलेटर या ऊष्मारोधी पदार्थ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा निकाय है यानी थर्मस में जो भी मटेरियल आपने भर रखा है उसका परिवेश के साथ कोई संबंध नहीं होता। ऐसे निकाय को आप विलगित निकाय कह सकते हो। तो हमें क्या करना है कि इस थर्मस फ्लास्क में आपको जल भरना है। इतना मान लो जल है इसके अंदर, और जल के साथ साथ इसमें होना चाहिए बर्फ़। जल के साथ साथ इसमें बर्फ़ भी है। जैसे मैं कहूँ बर्फ़ का एक बड़ा सा, यहाँ पे इतना बड़ा टुकड़ा बर्फ़ का है, तो जल और बर्फ़ है। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि आपके पास ये थर्मस के अंदर जल और बर्फ़ है तो जल किस में बदल रहा होगा? बर्फ़ में। और बर्फ़ किस में बदल रहा होगा? जल में। तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि यहाँ लिख देता हूँ चलो, कि जो बर्फ़ है बर्फ़ को आप लिख सकते हो H2O सॉलिड। ये बर्फ़ किस में बदलेगा? बर्फ़ बदलेगा जल में। H2O लिक्विड लिख सकते हो आप, H2O लिक्विड। और H2O लिक्विड यानी जल बदलता रहेगा बर्फ़ में। तो यदि मैं कहूँ कि अग्रिम अभिक्रिया का वेग यहाँ V1 है और विपरीत अभिक्रिया का वेग V2 है, तो जब आप अग्रिम और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर होते हुए देखोगे, भाई ये तो बर्फ़ है, देखो क्या है? बर्फ़। लिख देता हूँ चलो नीचे। ये क्या है? ये तो है बर्फ़। H2O सॉलिड का मतलब बर्फ़ ही तो होगा, और ये है आपके पास H2O लिक्विड यानी जल।
ये बर्फ और जल के बीच साम्य अवस्था है। यहाँ देखो ठोस द्रव, ये ठोस है और ये द्रव है, तो ठोस और द्रव के बीच साम्य अवस्था है, ऐसे देखने को आपको मिलेगी। इसमें आपको क्या बात देखनी है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये थर्मस में रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्मस में रखना पड़ेगा। किसे रखना पड़ेगा? बर्फ को और जल को, यानी विलगित निकाय के रूप में इस पर प्रयोग करना पड़ेगा। विलगित निकाय, विलगित निकाय, विलगित निकाय के रूप में आपको इसे ट्रीट करना पड़ेगा। और जब आप 273 केल्विन पर ले जाओगे ना, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और दाब होना चाहिए 1 वायुमंडल। एक वायुमंडल को ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 एटीएम। तो 273 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि अग्रिम अभिक्रिया का वेग और विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो गए हैं। यानी जितनी तेजी से बर्फ जल में बदल रहा है, ऐसे लिख सकते हो, ये बर्फ है ये जल है, जितनी तेजी से बर्फ जल में बदल रहा है उतनी तेजी से ही जल भी बर्फ में बदल रहा है। ठीक है, यदि बर्फ के जल में बदलने का वेग v1 है और जल के बर्फ में बदलने का वेग v2 है, तो 273 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पर आपको v1 और v2 यानी दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और जब अग्रिम और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं तो ये जो दोनों पदार्थ हैं बर्फ और जल, इनकी मात्राएं भी स्थिर हो जाती हैं। यहाँ लिख दूं मात्राएं स्थिर। जो हमारे पास पदार्थ हैं उनकी मात्राएं, पदार्थ कौन से हैं? 2 अवस्था हैं, एक तो बर्फ यानी ठोस अवस्था और एक जल यानी द्रव अवस्था। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि ठोस द्रव साम्य अवस्था या सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आप एक थर्मस फ्लास्क लो। एग्जाम्पल से जवाब देना है आपको। एक थर्मस फ्लास्क लो और थर्मस फ्लास्क में आप बर्फ और पानी लो, और क्या करना है कि आपको 273 केल्विन पर तो ताप रखना है, टेम्परेचर तो होना चाहिए 273 केल्विन और दाब होना चाहिए 1 वायुमंडल। तो ऐसी स्थिति में बर्फ जितनी तेजी से जल में बदल रहा होगा, जल भी उतनी तेजी से ही बर्फ में बदल रहा होगा। आपको पता है कि 273 केल्विन क्या है? 0 डिग्री सी, और 0 डिग्री सी बर्फ का गलनांक होता है और 0 डिग्री सी ही पानी का हिमांक होता है। पानी बर्फ में कौन से ताप पर बदलना प्रारंभ होता है? 0 डिग्री सी पर। और बर्फ भी किस ताप पर पिघलना प्रारंभ होता है? 0 डिग्री सी पर। तो ये 273 केल्विन और 1 एटीएम क्या है? बर्फ का तो गलनांक है और पानी का हिमांक है। तो इसलिए हम इस टेम्परेचर पर देख रहे हैं 273 केल्विन पर। 273 केल्विन पर अग्रिम और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाएंगे। और कल मैंने आपको सिखाया था कि जिस अवस्था में या जिस समय किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं, उस अवस्था को ही हम कहते हैं साम्यावस्था। तो यहाँ साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है जब भी v1 बराबर v2 के हो जाता है या r1 बराबर r2 के हो जाता है। तो ये तो है ठोस द्रव साम्य अवस्था। इसके बारे में आपको इतना समझना चाहिए ज़रूर जितना मैंने आपको बताया है। उसके बाद हेडिंग नंबर 2 लिखो आप। हेडिंग नंबर 2, दूसरी हेडिंग पढ़नी है द्रव वाष्प साम्य अवस्था। द्रव वाष्प, बीच में इस तरह एक डैश लगा देना चाहिए। द्रव वाष्प साम्य अवस्था, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या है? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास द्रव है H2O लिक्विड, ये तो है द्रव यानी पानी है, और वाष्प, वाष्प को क्या लिखूँगा मैं? H2O गैस, ये है वाष्प।
यदि द्रव के वाष्प में बदलने का वेग v1 है और वाष्प के द्रव में बदलने का वेग v2 है, तो जिस समय v1 और v2 बराबर हो जाते हैं, यानी द्रव जितनी तेज़ी से वाष्प में बदलता है, वाष्प भी उतनी तेज़ी से द्रव में बदल रही होती है, उस अवस्था को आप कहोगे द्रव वाष्प साम्य अवस्था, या फिर इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो एक प्रैक्टिकल, जैसे हमने यहाँ थर्मस में या फिर थर्मस फ्लास्क कह दो या फिर विलगित निकाय कह दो, उसमें बर्फ़ और पानी को लिया है, इसी तरीके से वैसे आप इस रिएक्शन में ज़रूरी नहीं कि बर्फ़ और पानी दोनों को लो। जब हम इस प्रक्रम को चला रहे हैं तो आप थर्मस में केवल बर्फ़ ले लो या केवल पानी ले लो, कुछ भी एक चीज़ से ही तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। कल मैं आपको सिखा रहा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक दिशा में प्रारंभ हो सकती है, किसी भी दिशा में, या तो आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर लो या तो बैकवर्ड में, किसी भी डायरेक्शन में आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ थर्मस फ्लास्क जो आपने लिया है, इसमें या तो आप पानी भर लो या तो आप भर लो बर्फ़। यदि आप बर्फ़ भरोगे और टेम्परेचर को ले जाओगे 273 केल्विन पर, एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, तो पहले ये वाला रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी बर्फ़ पानी में बदलना शुरू होगा और फिर पानी बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद आपको दोनों अभिक्रियाओं के वेग, अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं के वेग बराबर होते हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? कभी कभी सोचते हैं बच्चे कि सर कैसे पता चलेगा। पता ऐसे चलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है मात्राएं स्थिर। हमें जो है, जो प्रेक्षित करना है गुण, जो ऑब्जर्व करना है, जिस चीज़ से पहचान करनी है कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंची है या नहीं, उस गुण को हम कहते हैं प्रेक्षित गुण, और यहाँ वो है मात्रा। बर्फ़ की मात्रा और पानी की मात्रा। बर्फ़ की मात्रा और पानी की मात्रा यदि स्थिर हो जाती है ना, तो समझ जाओ कि अभिक्रिया साम्य अवस्था पर आ चुकी है। जैसे इस थर्मस फ्लास्क को देखो आप ज़रा, इस थर्मस फ्लास्क में यदि आपने शुरू में बर्फ़ डाला होगा ना, तो बर्फ़ डाला होगा तो क्या होगा, बर्फ़ पानी में बदल रहा होगा, और जैसे जैसे बर्फ़ पानी में बदल रहा होगा, पानी का तल फ्लास्क में ऊपर की तरफ उठता जा रहा होगा। फ्लास्क में पानी का लेवल हाई होता जा रहा होगा, ऊपर उठता जा रहा होगा। और यदि पानी का लेवल लगातार ऊपर उठ रहा है तो आप समझ जाओ कि पानी की मात्रा बढ़ रही है और बर्फ़ की मात्रा घट रही है। और जब फ्लास्क में पानी का तल बराबर हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है, लेवल ना तो राइज करता है ना तो डाउन होता है, तो समझ जाओ कि फ्लास्क में पानी की मात्रा स्थिर हो चुकी है। और यदि पानी की मात्रा स्थिर हो चुकी है तो बर्फ़ की मात्रा भी स्थिर हो चुकी है। और जब मात्राएं स्थिर हो जाती हैं वे तभी होती हैं जब अग्रिम अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, तभी तो स्थिर होगी मात्रा, और तभी हमें पता चलेगा कि हाँ साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो ठोस द्रव साम्य अवस्था में हमने साम्य अवस्था स्थापित हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम मात्राएं देखेंगे बर्फ़ की और जल की। कैसे देखेंगे कि आपका जो थर्मस फ्लास्क है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अब देखो हमें क्या करना है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को टेस्ट करने के लिए या इसे समझने के लिए आपको क्या करना है, द्रव और वाष्प लेनी है। इनमें से कोई सी एक चीज़ ले सकते हो आप, जैसे द्रव लेते हैं। चलो इसका एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो कि सबसे पहले कांच का बॉक्स ले लो। ऐसा ये हमारे पास कांच का एक बॉक्स है, लिख देता हूँ इसके ऊपर कांच का बॉक्स। ये कांच का बॉक्स लिया हमने, मेरे साथ साथ लिखा करो आप भी। ये लिया कांच का बॉक्स, पारदर्शी है ना, इसमें देख के हमें पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इस कांच के बॉक्स में मैंने एक काम करा, यहाँ एक वाच ग्लास रख दो या पेट्री डिश या कोई भी बर्तन रख दो छोटा सा, और साथ में जो है एक लगा दो इसमें मैनोमीटर। मैनोमीटर को मैं कह सकता हूँ कि एक तरह की दाब मापी है, दाब के बढ़ते और घटते क्रम को देखने के लिए कि दाब बढ़ रहा है या घट रहा है। ये लगा दी हमने दाब मापी, एक नली है बस इस तरह की। इसमें क्या होता है, इसमें तल होता है इस तरह, पानी का तल। इसमें हमने यहाँ कोई द्रव भर रखा है या पानी भर रखा है और उसका लेवल यहाँ और यहाँ क्या है, बराबर है।
ठीक है, कांच का तो बॉक्स लिया, और ये हमने दाब को चेक करने के लिए लिया है मैनोमीटर। मैनोमीटर दाब को चेक करने के लिए कि दाब बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपने अंदर इसमें बर्तन रखा है ना, इस बर्तन में आपको भरना पड़ेगा या तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भर दो या P2O5 और भी कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कहाँ लिखूँ मैं इसे यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ। इसमें हमने भरा CaCl2 या P2O5 भर दो। ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, निर्जली कारक हैं। इन्हें भरने से पता क्या फ़ायदा होगा? इन्हें भरने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें जितनी भी नमी है, जितनी भी क्या है नमी, भाई इसमें ऊपर जलवाष्प हो, यदि थोड़ी बहुत ही जलवाष्प हो, उसे मैं नमी कहता हूँ, जलवाष्प। तो उस जलवाष्प को ये जो कैल्शियम क्लोराइड आपने भरा है इस बर्तन में, वो कैल्शियम क्लोराइड सारी नमी को अवशोषित कर लेगा, सारी जलवाष्प को अवशोषित कर लेगा। हम नहीं चाहते कि बर्तन में पहले से भी पानी की भाप हो, यानी वाष्प नहीं होनी चाहिए बर्तन में। हम केवल पानी रखेंगे। कांच का बॉक्स है, कांच के बॉक्स में आपने एक छोटा सा बर्तन रखा है, पेट्री डिश कह दो, वॉच ग्लास कह दो, या फिर एक छोटा सा प्याला कह दो। उसमें आपने रखा है कैल्शियम क्लोराइड, या तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख लो, या फिर रख लो आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये दोनों के दोनों निर्जली कारक हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेते हैं। जब नमी अवशोषित हो जाएगी ना, तो क्या होगा कि ये और ये तल, ये दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे, अप डाउन नहीं होगा कोई सा भी। अब आपको क्या करना है कि इस बर्तन को तो आप निकाल दो, नमी तो हमने सारी अवशोषित कर ली जितनी करनी थी। नमी अवशोषित करने के बाद आपका कांच का बॉक्स हो गया खाली। खाली का मतलब हवा है इसके अंदर सिर्फ, यानी एक वायुमंडलीय दाब है। और ये लगा रखी है आपने मैनोमीटर, ये मैनोमीटर लगा रखा है। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, और मेरे साथ साथ बनाया करो चित्र भी, जो मैं लिखवाता हूँ उसे भी लिखा करो साथ साथ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ एक दूसरा बर्तन रखो, नमी तो आपने सारी अवशोषित कर ली, यहाँ दूसरा बर्तन रखो और उस दूसरे बर्तन में भरो पानी, जल। ठीक है, देखो द्रव और वाष्प के बीच देखनी है ना साम्य अवस्था, तो हमने यहाँ जल भर दिया। जल क्या है? एक द्रवी तो है, ये जल भर दिया हमने। और जल भरने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपका कांच का बॉक्स है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें हवा आ रही है बाहर से, परिवेश के साथ आदान प्रदान द्रव्य का नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने भर रखा है जल, मैनोमीटर में लिक्विड भरा हुआ है, जैसे जल भरा हुआ है या कोई भी द्रव। अब क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो जल है ये भाप बन के ऊपर उड़ेगा। शुरू में तो दोनों लेवल बराबर होंगे, इसका और इसका बराबर है लेवल। जब भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो यहाँ इकट्ठी होगी वाष्प। वाष्प देखो, द्रव और वाष्प, द्रव और वाष्प। और वाष्प भी फिर धीरे धीरे किस में बदलना शुरू हो जाएगी? द्रव में। तो यहाँ ऊपर बहुत सारी वाष्प इकट्ठी हो जाएगी, और वाष्प जब इकट्ठी होगी तो वाष्प भी किस में बदलना शुरू हो जाएगी? द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या, यदि मैं कहूँ कि भाई द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, यानी वाष्पन का वेग यदि v1 है और संघनन का वेग यानी वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, संघनन का वेग v2 है, तो शुरू में क्या होगा? शुरू में आप एक बात नोट करोगे कि जब यहाँ बिल्कुल भी भाप नहीं बनी थी उस समय ये दोनों लेवल बराबर थे, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, क्योंकि अंदर भी एक वायुमंडलीय दाब था और बाहर से भी एक वायुमंडलीय दाब ही लग रहा था। पर जैसे जैसे बर्तन में वाष्प इकट्ठा होनी शुरू हुई, यह हमारा द्रव यानी जल वाष्पित होना शुरू हुआ, तो भाप के इकट्ठा होने से यहाँ दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो ये वाला लेवल क्या होगा? डाउन। ये वाला लेवल डाउन होता रहेगा और ये वाला लेवल, वाटर लेवल, अप होता रहेगा। तो यदि मैनोमीटर में पहले वाला तल तो लगातार गिर रहा है और दूसरा तल लगातार उठ रहा है, तो आप समझ जाओ कि अभिक्रिया चल रही है और
द्रव से वाष्प की दिशा में चल रही है। पर कुछ समय बाद आप चेक करोगे कि ये वाला लेवल उठने के बाद, ये लेवल उठने के बाद हो गया ये स्थिर। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर ये स्थिर हो जाएगा। जब ये स्थिर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, ये यहाँ जाके मान लो स्थिर हो गया। जब एक निश्चित ऊंचाई पे जाके स्थिर हो गया तो समझ जाओ कि अब वाष्प की मात्रा स्थिर हो चुकी है, वाष्प की मात्रा नहीं बढ़ रही है। और जब वाष्प की मात्रा नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब V1 बराबर V2 हो गया है। अग्रिम अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो गए हैं। तो इस तरीके से द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था स्थापित होती है। मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल लेके कि कांच का बॉक्स लेना है, उसमें एक प्याला रख के उसमें एक निर्जलीकारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कैल्शियम क्लोराइड रखना है, जो इसकी नमी को सारी को अवशोषित कर लेगा, लेवल बराबर कर देगा मैनोमीटर में, वाटर लेवल या लिक्विड का लेवल। उसके बाद आप नई बर्तन या नया प्याला या नई पेट्री डिश या नया वाच ग्लास रखोगे, उसमें पानी भर के रखोगे। पानी जब आपने भर के रखा तो दोनों लेवल बराबर थे। थोड़ी देर बाद वाष्पन होता रहा और संघनन भी होता रहा, पर जैसे जैसे वाष्प की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाला लेवल तो डाउन होता रहेगा और ये वाला लेवल अप होता रहेगा। और जिस समय द्रव का तल हो जाएगा स्थिर, ऊपर जाके स्थिर हो जाएगा, तो समझ जाओ कि अब वाष्प की मात्रा नहीं बढ़ रही है। तो उस समय द्रव और वाष्प के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ लिख देता हूँ, चलो इस बात को। जब मैनोमीटर में द्रव का तल उठकर, भाई यहाँ से तो द्रव का तल गिर रहा है नीचे और यहाँ से उठ रहा है, ठीक है, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो V1 बराबर V2 हो जाता है। यानी अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं और उस समय हम कहेंगे कि साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो इन भौतिक प्रक्रमों में जब भी साम्य अवस्था स्थापित होती है तो एक खासियत है, जिस गुण को आप प्रेक्षित कर रहे हो, जिस करैक्टर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो करैक्टर फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या हुआ था, बर्फ और जल की मात्राएं स्थिर हो गई थी। यहाँ क्या हुआ, ये जो आपका मैनोमीटर है, मैनोमीटर में द्रव का तल स्थिर हो गया है। अब हेडिंग लिखो तीसरी, ये तो था ठोस द्रव साम्य अवस्था, ये है द्रव वाष्प साम्य अवस्था। हेडिंग नंबर 3 लिखो ठोस वाष्प साम्य अवस्था। हेडिंग नंबर 3 ठोस डैश वाष्प साम्यावस्था। ठोस वाष्प साम्यावस्था, ठोस वाष्प साम्यावस्था। देखो, ठोस वाष्प साम्यावस्था को समझने के लिए आपको ऊर्ध्वपातज पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। ऊर्ध्वपातज, पता है ना, ऊर्ध्वपातज पदार्थ या सब्लिमेट किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ वे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पर गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते, सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, लिख लो यहाँ, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन आदि, ये सब क्या हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। इनकी खासियत यह है कि ये ठोस अवस्था में होते हैं नॉर्मली, पर जब आप इन्हें गर्म करोगे तो ये ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएंगे। और ये ठोस वाष्प लिख रखा है ना, सीधा इनकी वाष्प बन जाएगी। जैसे आप एक काम कर सकते हो, एक बंद बर्तन लो, बंद बर्तन, चलो यहाँ बनाता हूँ बंद बर्तन। एक बंद बर्तन लो,
इस तरह का। ये हमने बंद बर्तन लिया, कांच का बना हुआ है, और इसमें हमने नीचे भर दिया है ठोस आयोडीन। ये भरा है आयोडीन सॉलिड। तो क्या होगा, आयोडीन सॉलिड वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। अग्रिम अभिक्रिया का वेग ये है V1, और यहाँ आयोडीन की भाप इकट्ठी होगी, गैस कह दूं मैं इसे। और इसकी खासियत यह है कि ये बैंगनी रंग की होती है। आयोडीन की वाष्प वायलेट कलर या बैंगनी रंग की होती है, और जैसे ही वाष्प बनेगी तो ये वाष्प भी किस में बदलना शुरू हो जाएगी, आयोडीन सॉलिड में। और इस अभिक्रिया के वेग को हम कह सकते हैं V2। तो स्टार्टिंग में आपको एक बात देखने को मिलेगी, कि जब बंद बर्तन में, कांच के बर्तन में, पारदर्शी बर्तन में आप ठोस आयोडीन को भरते हो तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे ठोस आयोडीन वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे जैसे आयोडीन वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, बैंगनी रंग उतना ही ज़्यादा बैंगनी रंग की तीव्रता बढ़ती चले जाएगी। ठीक है भाई, मुझे यूँ बताओ कि जब आपने ठोस आयोडीन इसके अंदर भरी तो आपको ये जो बर्तन है ना कांच का, ये कांच का बर्तन बैंगनी रंग का दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वहाँ आपके पास ठोस आयोडीन है सिर्फ। और जब आयोडीन धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा, यानी गैस में बदलेगा, वाष्पीकरण होगा इसका, तो आयोडीन वाष्प या आयोडीन गैस का रंग तो बैंगनी होता है। तो धीरे धीरे इस बर्तन में, कांच के बर्तन में बैंगनी रंग फैलता चला जाएगा, और जैसे जैसे आयोडीन गैस या आयोडीन वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, वो बैंगनी रंग गाढ़ा होता चला जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। पर एक समय ऐसा आएगा कि जब बैंगनी रंग की तीव्रता हो जाएगी स्थिर, कांस्टेंट हो जाएगी, और जब बैंगनी रंग का गाढ़ापन या तीव्रता स्थिर हो जाती है, यानी वो और भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है बैंगनी रंग, तो समझ जाओ कि अब आयोडीन गैस या आयोडीन की वाष्प की मात्रा स्थिर हो चुकी है। इसका मतलब अग्रिम अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो चुका है और साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कि आपके पास आयोडीन था सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, और आयोडीन सॉलिड को हमने बदला है आयोडीन गैस अवस्था में। ठीक है, आयोडीन सॉलिड को आयोडीन गैस अवस्था में बदला है, और अग्रिम अभिक्रिया का वेग यदि V1 है और विपरीत का V2 है, तो यहाँ कुछ समय बाद आपको पता है आयोडीन गैस का रंग मैंने कैसा बताया है, बैंगनी। तो शुरू में तो कोई कलर नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बैंगनी कलर हल्का हल्का आना शुरू होगा, और फिर बैंगनी कलर हो जाएगा बहुत डार्क, और डार्क हो के फिर उसकी तीव्रता बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख लो आप, बंद बर्तन में बैंगनी रंग की तीव्रता माने गाढ़ापन या इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़कर या धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर बाद में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाती है। तो यहाँ जो प्रेक्षित लक्षण है ना, जो ऑब्जर्विंग करेक्टर है, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, पहचान करते हैं, जिसकी सहायता से कि साम्य अवस्था स्थापित हुई है या नहीं, वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, बंद बर्तन में बैंगनी रंग की तीव्रता बढ़कर स्थिर हो जाती है, अतः जब स्थिर हो जाएगी ना तीव्रता, तो हम कहेंगे कि V1 बराबर V2 हो चुका है, यानी साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो इस तरीके से साम्य अवस्था स्थापित होती है। ये कितने हमने पढ़े भौतिक प्रक्रम, भाई ठोस द्रव में हमने लिखा बर्फ और जल, उसके बाद द्रव वाष्प साम्य अवस्था में हमने लिखा पानी और भाप। ठीक है, पानी और वाष्प कह दो आप। उसके बाद ठोस वाष्प साम्य अवस्था में हमने देखा एग्जाम्पल कि ठोस आयोडीन और आयोडीन गैस या आयोडीन की वाष्प। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूँ। लिख लिया बेटे? ठीक है,
तो ज़्यादातर बच्चे तो ऐसा ही सोचते हैं कि ये जो साम्य अवस्था होती है ना, ये केवल रासायनिक अभिक्रियाओं में ही होती है, पर ऐसा नहीं है। साम्य अवस्था भौतिक प्रक्रमों या भौतिक अभिक्रियाओं में भी होती है। जैसे हमने अभी 3 तरह की भौतिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। ठोस और द्रव के बीच वाली अभिक्रिया, ठीक है, ठोस द्रव, और फिर द्रव और वाष्प के बीच वाली अभिक्रिया, और फिर ठोस और वाष्प के बीच। अब देखते हैं नंबर 4 पर हमें क्या पढ़ना है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको ये जितने भी मैं भौतिक प्रक्रम बताऊंगा, इनका कम से कम एक एक उदाहरण आपको याद होना चाहिए, और उस उदाहरण में पता होना चाहिए कि आपका प्रेक्षित लक्षण कौन सा है, कौन से लक्षण के आधार पर आप पहचान करोगे कि साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है या नहीं। जैसे पानी और बर्फ़ के बीच साम्य अवस्था हमने किस तरह पहचानी? पानी की मात्रा को चेक करके बर्तन पे निशान लगाया कि यहाँ तक था लेवल, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया, लेवल बढ़ता जा रहा पानी का। पर कभी ना कभी तो पानी का लेवल स्थिर होगा। जब पानी का लेवल स्थिर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। इसी तरीके से ठोस द्रव के बाद हमने पढ़ा द्रव वाष्प के बीच साम्य अवस्था। द्रव वाष्प के बीच साम्य अवस्था में हमने लगाया मैनोमीटर, और उसमें हमने चेक करा दाब को, और दाब को चेक करने के लिए हमने नली में द्रव के तल को चेक करा। द्रव का तल धीरे धीरे एक तरफ घटता चला गया, एक तरफ बढ़ता चला गया, और द्रव का तल बढ़ते 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 कभी ना कभी तो रुकेगा ही। जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो वो द्रव का तल स्थिर हो जाएगा, तो वहाँ प्रेक्षित लक्षण द्रव का तल है मैनोमीटर में। और तीसरा हमने पढ़ा है आयोडीन ठोस और आयोडीन वाष्प। वहाँ हमारा प्रेक्षित लक्षण था बर्तन में भरी गैस का रंग। पहले तो गैस का कोई रंग ही नहीं था क्योंकि गैस बनी ही नहीं थी, पर जब आयोडीन गैस बननी शुरू हुई तो वहाँ बर्तन में जो कलर है वो बैंगनी रंग का आना शुरू हुआ, हल्का बैंगनी, फिर गाढ़ा बैंगनी। बैंगनी रंग की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर स्थिर हो गई, और जब बैंगनी रंग की तीव्रता स्थिर होगी तो हमने बता दिया कि भाई अब तो साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो वहाँ प्रेक्षित लक्षण क्या है? वहाँ प्रेक्षित लक्षण है बैंगनी रंग की तीव्रता, ठीक है। तो इस तरह कोई ना कोई प्रेक्षित लक्षण जरूर होता है, और जब वो प्रेक्षित लक्षण स्थिर हो जाता है ना, कांस्टेंट हो जाता है, तो हम उससे ही पहचान करते हैं कि हाँ अभिक्रिया में या प्रक्रम में साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की, द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। नंबर 4 हेडिंग लिखो, द्रव में ठोस की घुलनशीलता, द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य, ठीक है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। तो आपको क्या करना है? द्रव में किसी ठोस पदार्थ को घोलना है और फिर चेक करना है साम्य अवस्था। इसे आप कह सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को घोलना है लिक्विड में। जैसे चीनी को पानी में घोल लो ना। आप एक काम करो, आप चीनी लो और चीनी को जब पानी में घोलोगे और उसका संतृप्त विलयन बनाओगे, ये तो है मान लो घुली हुई चीनी, एक्वस लिख दिया मैंने, और ये चीनी है बिना घुली हुई सॉलिड। अग्रिम अभिक्रिया का वेग v1 है, विपरीत का v2 है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बर्तन लेना पड़ेगा। ये हमने एक बर्तन ले लिया, चलो ये बर्तन ले लिया, और इस बर्तन में आपको भरना पड़ेगा यहाँ तक जल। यहाँ तक आपने जल भर लिया इसमें, और इसमें लगातार आप घोलते जा रहे चीनी। जब चीनी की 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच आप चीनी लगातार घोलते ही जा रहे, कभी ना कभी तो चीनी घुलनी बंद होगी ना इसके अंदर। और जब चीनी इसके अंदर घुलनी बंद हो जाएगी तो किस तरह पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा कि चीनी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से बर्तन की तली में।
जब आप लगातार इसमें चीनी घोलते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलनी बंद हो जाएगी और चीनी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। जो चीनी नीचे बैठी है इसे मैं कहूँगा कि ये ठोस अवस्था में है। जो वहाँ रिएक्शन में लिखा था ना, ये ठोस अवस्था में है, लिख दिया हमने सॉलिड। और जो चीनी इसमें घुली हुई है, पानी में घुली हुई है, उसे आप कह सकते हो एक्वस या जलीय या विलियन में। तो होगा क्या, जैसा कि रिएक्शन में लिखा हुआ है कि जो जलीय चीनी है वो ठोस चीनी में बदलती रहती है, यानी विलियन में घुली हुई चीनी इस तरीके से, दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ, विलियन में घुली हुई जो चीनी है ना, ये जिसे आपने लिखा है एक्वस, ये यहाँ नीचे आती रहती है, बैठती रहती है, और इस वेग को हमने कहा V1। और ये जो नीचे बर्तन की तली में बैठी हुई चीनी है बॉटम में, ये ठोस अवस्था वाली, ये विलियन में घुलती रहती है। इस वेग को हमने कहा V2, यानी घुलने का वेग तो V2 है और विलियन से अलग होने का वेग है V1। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी आप स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन बनाओगे, तो संतृप्त विलयन कैसे बनता है, चीनी को घोलते चले जाओ पानी में जब तक वो घुलनी बंद नहीं हो जाती, जब तक बर्तन की तली में बैठनी शुरू नहीं हो जाती, जब तक घोल लो आप चीनी को। और जब चीनी बर्तन की तली में बैठनी शुरू हो जाए तो समझ जाओ संतृप्त विलयन आपने बना लिया। तो संतृप्त विलयन में क्या होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ताप स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ताप बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है। ताप होना चाहिए स्थिर। स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन जब भी बनाओगे तो ये दोनों वेग बराबर हो जाएंगे और उसे हम कहेंगे कि साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, लिखो आप भी, स्थिर ताप पर यदि ताप स्थिर है और आपने संतृप्त विलयन बनाया है चीनी का या नमक का, संतृप्त विलयन में जब अग्रिम अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, तो इस अवस्था को हम कहेंगे कि ये अवस्था क्या है, द्रव यानी विलयन और ठोस के बीच साम्य अवस्था है, यानी द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ प्रेक्षित लक्षण क्या है, कौन से लक्षण को ऑब्जर्व करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि साम्य अवस्था स्थापित हुई है या नहीं हुई है। इसे पता करने का तरीका यह है कि आप यहाँ जो नीचे बैठी हुई चीनी है ना, उसकी मात्रा चेक करोगे। भाई घुली हुई चीनी की मात्रा तो आप चेक नहीं कर सकते हो, तो घुल चुकी है, पर बर्तन की तली में बैठी हुई जो चीनी है उसकी मात्रा चेक करोगे कि कब वो मात्रा स्थिर हो चुकी है। जब वो मात्रा स्थिर हो जाएगी तो समझ जाओ कि साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, 12th क्लास में तो हम काफ़ी डिस्कस करेंगे इस संतृप्त विलयन को लेके, पर अभी तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब भी संतृप्त विलयन तैयार हो जाता है तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। संतृप्त विलयन तैयार होने पर यह खासियत होती है कि V1 बराबर V2 हो जाता है संतृप्त विलयन बनते ही। ठीक है, अब हेडिंग नंबर 5 लिखो आप, पांचवी हेडिंग है द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। अब आपको क्या करना है, द्रव में गैस को घोलना है। अभी ऊपर हमने द्रव में किसे घोल दिया था, ठोस को, चीनी तो ठोस थी ना। द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य, इसमें हम क्या करेंगे, एक बंद बर्तन लेंगे, ये बंद बर्तन, और इस बंद बर्तन में आप नीचे तो ले लो कोई द्रव, यहाँ तो ले लो द्रव, जैसे पानी ले लो, और यहाँ ले लो गैस, जैसे CO2 ले लो। द्रव में तो हमने ले लिया चलो जल, और गैस में हमने ले ली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
ऐसे जब ठंडे पानी में हम CO2 घोलते हैं ना, तो बनता है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक जिसे आप कहते हो। ये कोल्ड ड्रिंक जो है द्रव में गैस ही घोल कर बनता है। द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य में आप इसका उदाहरण दे सकते हो। यदि मैं कहूँ कि गैस द्रव में घुलने का वेग V1 है, गैस के द्रव में घुलने का, और द्रव के गैस बाहर बन के गैस में अलग होने का वेग है V2। ठीक है, घुलने का वेग V1 है और अलग होने का वेग V2 है। तो आप स्थिर ताप एवं दाब पर चेक करोगे, स्थिर ताप होना चाहिए और दाब भी स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ताप और दाब दोनों क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं गैस की घुलनशीलता को। किसी भी द्रव में प्रभावित करते हैं दोनों, ताप और दाब। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम हेनरी था। हेनरी ने बताई थी ये बात। क्लास 12th में हम डिस्कस करेंगे इसे बहुत डीपली। यहाँ तो सिर्फ इतनी बात समझो कि ताप स्थिर होना चाहिए और दाब स्थिर होना चाहिए, तो उस समय आपको ये दोनों वेग बराबर मिल जाएंगे। और मैं कहूँगा कि अब गैस और द्रव के बीच, यानी द्रव में गैस की घुलनशीलता वाली साम्य अवस्था हमें मिल गई है। जैसे यहाँ हम बात करें कि हमारे पास CO2 एक्वस है। एक्वस का मतलब घुली हुई CO2, पानी में घुली हुई CO2। यहाँ तो CO2 एक्वस है। एक्वस कह दो या गैसियस कह दो, चलो अच्छा गैसियस कहते हैं पहले। यहाँ CO2 गैसियस का मतलब बिना घुली हुई, ऊपर जो इकट्ठा हो रही है वो CO2 है गैसीय अवस्था में, और यहाँ लिखूँगा मैं CO2 एक्वस, यहाँ घुली हुई CO2 है। CO2 गैसियस तो ये है, और इसमें जो घुली हुई होगी जल में उसे आप कह सकते हो CO2 एक्वस। तो इनके बीच साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है यदि इस वेग को आप V1 कहो, इसे V2 कहो। देखो, गैस का पानी में घुलना, गैस का पानी में घुलना V1, और गैस का पानी से अलग होना V2। तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्थिर, लिखा करो आप भी, स्थिर ताप व दाब पर, यदि ताप व दाब स्थिर होगा तो आपको V1 बराबर V2 देखने को मिलेगा। और इसे मैं कहूँगा कि ये जब वेग बराबर हो जाएंगे ना, तो द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल लिख लेना सोडा वाटर। ये जो हमने वहाँ एग्जाम्पल समझाया ना, ये सोडा वाटर का ही है। सोडा वाटर कह दो या कोल्ड ड्रिंक कह दो। इसमें क्या होता है, पानी में CO2 गैस घोली जाती है। भाई खाने का सोडा यदि आप पानी में घोल रहे तो CO2 गैस घोल रहे आप पानी में, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो बता दो प्रेक्षित लक्षण क्या है, ऑब्जर्विंग करैक्टर क्या है, कौन से लक्षण से हम पहचान करेंगे कि साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। तो यहाँ जो बंद बर्तन है ना, बर्तन तो बंद ही होना चाहिए। हमने कितने पढ़े हैं, 5 तरह के साम्य, और 5 तरह में से 4 तरह के साम्य में तो बर्तन बंद ही लिया है, सिर्फ इसमें ही तो खुला हुआ बर्तन लिया पानी में जब आप चीनी घोल रहे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ आप दाब मापी लगा सकते हो ऊपर, और दाब मापी से दाब नाप सकते हो। जब ऊपर इकट्ठा होने वाली गैस का दाब स्थिर हो जाता है ना, तो समझ जाओ कि साम्य अवस्था स्थापित हो चुकी है। तो यहाँ आप दाब मापी से दाब नाप कर चेक कर सकते हो कि साम्य अवस्था स्थापित हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। चलो, ये 5 तरह की साम्य अवस्था हमें देख ली हमने। भौतिक साम्य अवस्था, एक हेडिंग लिखो, भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के लक्षण। एक हेडिंग लिखो, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के लक्षण। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के लक्षण। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था हमने 5 तरह की पढ़ ली अभी तक। कितने तरह की? 5 तरह की। उन 5 तरह की साम्यावस्था में, यानी भौतिक प्रक्रमों वाली साम्यावस्था में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलो, सबसे पहली बात तो लिखो कि नंबर 1 लिख लो आप, लिखो
अधिकतर बंद निकायों में, अधिकतर बंद निकायों में। तो आपको भौतिक प्रक्रमों में जो साम्य अवस्था देखने को मिलती है, उसमें हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़े बंद बर्तन वाले। यही तो एक खुले बर्तन का है, बाकी तो सब बंद बर्तन के हैं। तो अधिकतर बंद निकायों में देखने को मिलती है भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। ठीक है। नंबर 2, दूसरा लक्षण लिखो आप। ये जो भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था होती है ना, इसकी प्रकृति होती है गतिक। इसकी प्रकृति कैसी होती है? गतिक होती है। मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जैसे सबसे पहला प्रैक्टिकल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ठोस द्रव साम्य अवस्था। ठीक है। तो जो प्रेक्षित लक्षण है वो स्थिर हो जाता है। कोई सी भी साम्य अवस्था, पांचों साम्य अवस्था में प्रेक्षित लक्षण जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर। जब प्रेक्षित लक्षण स्थिर हो जाता है तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि अभिक्रिया रुक गई है, पर अभिक्रिया रुकती नहीं है। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया जितनी तेजी से अग्रिम दिशा में चलती है उतनी तेजी से ही विपरीत दिशा में भी चलती है। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन का स्पीड इक्वल होता है ना, तभी तो प्रेक्षित लक्षण स्थिर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुक जाती है। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, अपितु समान वेग से दोनों दिशाओं में चलती रहती है। ठीक है। नंबर 3, इसलिए लिखा है कि प्रकृति गतिक है। नंबर 3, तीसरी बात करते हैं। लिखो साम्य अवस्था, साम्य अवस्था ऐसे मिला के लिख लो। साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए, साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए निकाय, निकाय तो पता है ना आपको, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जिस बर्तन के ऊपर, निकाय तथा परिवेश, निकाय तथा परिवेश के बीच, निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान। ऊर्जा का क्या? ऊर्जा के साथ साथ द्रव्य भी लिखो। ऊर्जा तथा द्रव्य, द्रव्य माने द्रव्य माने पदार्थ। ऊर्जा तथा द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊर्जा तथा द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी कि जब भी ये जो भौतिक प्रक्रम हमने जितने भी पढ़े हैं, इनमें जब भी साम्य अवस्था स्थापित होती है तो साम्य अवस्था स्थापित होते समय निकाय को ना तो परिवेश से कोई ऊर्जा चाहिए और ना तो निकाय को परिवेश को ऊर्जा देनी है, ना ही परिवेश के साथ द्रव्य यानी पदार्थ का आदान प्रदान करना है। ठीक है। नंबर 4, चौथा नंबर लिखो। नंबर 4, प्रेक्षित गुण स्थिर हो जाता है। प्रेक्षित गुण स्थिर हो जाता है। जो प्रेक्षित गुण है ऑब्जर्विंग कैरेक्टर है, जिससे आप पहचान करोगे कि साम्य अवस्था प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, उसे कहते हैं प्रेक्षित गुण। वो हो जाता है स्थिर। नंबर 5, पदार्थों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। पदार्थों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो ये हो गए आपके 5
लक्षण भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था को लेकर। तो ये भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हाँ, भौतिक प्रक्रमों में भी साम्य अवस्था देखने को मिलती है। पर भौतिक प्रक्रमों की साम्य अवस्था हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बस इतनी ही बात हम इसके बारे में करेंगे। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी इतनी बातों पर ही पूछा जाएगा। ये 5 तरह की साम्य अवस्था आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर साम्य अवस्था, जिसे आप कहते हो रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, मेरे साथ साथ बनाया करो नोट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।